नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। और फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के समक्ष। आप जानते हैं भाई, हम लगातार डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो सीरीज़ है यूनिट वाइज उसको हम कवर कर रहे हैं। और आज हमारी तीसरी यूनिट है, उसको आज हम कवर करेंगे। आज हम ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझने की बातें नहीं है, कुछ नीतियाँ थी, कुछ स्ट्रैटेजी थी, उस पर जो प्लानिंग की जाती है उन्हीं तथ्यों को हमें पढ़ना है बस। और थोड़ा डेट याद रखनी है कि ये जो फ्रेमवर्क था ये किस प्रकार से था, किस ईयर में आया था, तो उसी विषय पे आज हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ हम वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था उसकी वो रह गई थी, वो करेंगे। और कुछ मैन मेड डिजास्टर्स हैं मुख्य मुख्य जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जिनकी डेट खासकर पूछी जाती है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, वो आज हम कवर कर लेंगे। मोस्टली हमारा लगभग डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो चुका है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा बच भी गया तो वो सिर्फ आपका पढ़ने का पार्ट बचा हुआ कि आप एक्सेस अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। चलो अब सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ भाई, एग्ज़ाम बोर्ड एप्लीकेशन पर सीटी मेंस का ग्रुप डी का बैच अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए तो भाई वो एग्ज़ाम बोर्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको मेरा हरियाणा जीके का बैच मिल जाएगा, या फिर आपको हमारा कंप्लीट बैच चाहिए सीटी मेंस का ग्रुप डी का, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाई। तो अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, ये एप्लीकेशन आप ध्यान रखना भाई, प्ले स्टोर पर जाकर जैसे इसको सर्च करोगे तो एप्लीकेशन आप लोगों के सामने होगी। चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय व्यवस्थाएं, यानी कि कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं निधि, यानी कि फंड हैं जो रिलीज किए जाते हैं आपदा प्रबंधन को लेकर। तो उनके विषय में आज हमें थोड़ा पढ़ना है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले जो फंड दिया गया है वो क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है एनडीआरएफ। ठीक है भाई, एनडीआरएफ को लेकर दो स्टेटमेंट हो सकती है, आप सभी को ज्ञात है भाई। एक तो मैंने कल आपको बताया था, ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी होता है, ठीक है भाई, और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी होती है, और एक एनडीआरएफ जो होता है ये राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि भी होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, यह किसी भीषण आपदा की आशंका से उत्पन्न स्थिति के कारण किए गए आपदा अनुक्रिया राहत एवं पुनर्वास संबंधित व्यय की पूर्ति करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित निधि है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये किस सरकार द्वारा प्रतिबंधित निधि होती है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्या होती है, निधि। ठीक है भाई, निधि को हम यहाँ फंड के रूप में एक प्रकार से समझ रहे हैं भाई, तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित फंड है। किसी आपदा की स्थिति में यदि राहत अभियानों के लिए आवश्यक धनराशि राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के खाते में उपलब्ध राशि से अधिक है तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है। 11वें वित्त आयोग द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय आपदा अक्षमता निधि, यानी कि नेशनल क्लाइमेटिक कंटीजेंसी फंड एनसीसीएफ का विलय भी राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी निधि का विलय किसमें कर दिया गया है, एनडीआरएफ में कर दिया गया है। तो किसका कर दिया गया, देखो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि यानी कि नेशनल कैलमिटी कॉन्टिजेंसी फंड एनसीसीएफ का विलय किसमें कर दिया गया, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में कर दिया गया। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा वित्तीय व्यवस्थाओं में हो गया फंड कौन सा हो गया, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया भाई, इसके अंदर ऐड कर दिया गया नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टिजेंसी फंड यानी एनसीसीएफ को भी इसमें ऐड कर दिया गया। ये किसके द्वारा दिया जाने वाला एक फंड है, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित निधि है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहां तक। चलो भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, उसके बाद है राज्य आपदा अनुक्रिया निधि। ठीक है भाई, वो राष्ट्रीय लेवल पर था, ये राज्य स्तर पर है। तो देखो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यहां पे आ गया एसडीआरएफ। तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो बड़ी मायने रखती है भाई। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने कल भी इनकी फुल फॉर्म के विषय में बताया था आपको कि आपको इनकी फुल फॉर्म करनी है तो आपको इनकी फुल फॉर्म ज्ञात होनी चाहिए भाई। तो देखिएगा यहां पर, देखो ये क्या है,
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि। हमने पिछली जो हमारी पीपीटी थी उसमें पढ़ा था क्या, देखो राष्ट्रीय आपदा, यहां पर क्या है राज्य आपदा, तो ये राज्य के लिए होगा भाई। देखो राज्य आपदा अनुक्रिया निधि यानी कि एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए। स्थानीय संदर्भ में ऐसी राज्य विशिष्ट आपदाएं जो आपदाओं की निर्दिष्ट सूची में शामिल नहीं होती, ये भी राज्य आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता प्राप्त करने योग्य होती है। अब मान लो कि कोई ऐसी आपदा है जो कि हम किसी भी में काउंट नहीं करते, यानी कि राज्य आपदा में उसको हम काउंट नहीं करते, उनका भी अगर कोई जैसी जान माल की हानि होती है तो उसमें भी सहायता देने के लिए ये राज्य आपदा अनुक्रिया निधि सक्षम है। ठीक है भाई। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि एवं राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में अनुग्राहिक राहत, खोज और बचाव अभियानों, राहत उपायों, हेलीकॉप्टर द्वारा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, पेयजल की आपात आपूर्ति, मलबे के प्रबंधन सहित प्रभावित क्षेत्र को साफ करने, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प कारीगरों, क्षतिग्रस्त अवसंरचना यानी तात्कालीन प्रकृति की मरम्मत, पुनः स्थापन और अक्षमता विकास हेतु प्रावधान किया गया है। तो सेम भाई आपने पढ़ लिया, स्टेट लेवल पर भी हमने इस फंड को पढ़ लिया, हमने नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको पढ़ लिया। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। चलो अब इससे आगे पढ़ते हैं। साथ के साथ इन चीजों को समझने की जरूरत है। जो पॉइंट मैं आपको बताए जा रहा हूं भाई, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण मतलब अपने आप में है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इससे आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय आपदा समन निधि, यानी कि राष्ट्रीय आपदा समन निधि, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि एनडीएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, समन। मैंने आपको बताया था आपदा को कम करने के लिए अक्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है, वही क्या होता है, मिटिगेशन होता है। हमने आप पढ़ लिया था। ठीक है भाई, ये आपदा पूर्व जो स्थिति होती है उसमें हमने मिटिगेशन शब्द का प्रयोग किया था, तो हमने जान लिया था। अब देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा समन निधि एनडीएफ का गठन नहीं किया गया। सरकार के अनुसार वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं में समन संबंधी उपायों के वित्त पोषण हेतु पर्याप्त योजनाएं विद्यमान है। यानी कि इसका अभी तक क्या नहीं किया गया है, इसका अभी तक गठन नहीं किया गया। सरकार ये मानती है कि जो भी पर्याप्त योजनाएं पहले से चल रही हैं भाई, वो पर्याप्त है। उसके बाद देखिए, तथा पृथक राष्ट्रीय आपदा समन निधि का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई, यानी इसका नहीं किया गया अब तक गठन। राष्ट्रीय आपदा समन निधि के निर्माण का उद्देश्य अन्य रूप से शमन के उद्देश्य हेतु संपन्न की जाने वाली परियोजनाओं हेतु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति वर्तमान केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं यथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नमामि गंगे राष्ट्रीय गंगा योजना, नदी बेसिन प्रबंधन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एवं जल संसाधन प्रबंधन आदि द्वारा की जा रही है। ठीक है भाई, तो आप ये चीज समझ गए भाई, इसकी फुल फॉर्म आपको ज्ञात होना चाहिए। इसका गठन नहीं किया गया है तो इस विषय में भी आपको बता दिया गया है, और इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य भी बता दिया। सीधी सी बात है भाई, यहां पर उद्देश्य देखो साफ तौर पर कहा गया है समन के उद्देश्य, यानी मैंने आपको बताया मिटिगेशन क्या है, अक्षमताओं का निर्माण करना। अब मान लो कि कहीं पर सूखे की क्या होती है भाई, कहीं पर सूखा है, कहीं पर सूखा आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, मिटिगेशन का मतलब क्या है, हमें पहले से पता कि इस एरिया में सूखा पड़ रहा है, या हमारे किसी न किसी माध्यम से हमें पता चल गया कि सूखा पड़ने वाला है, तो हम पहले से ही वहां पर जल को संचित करके रखते हैं एक प्रकार से। तो वो आपदा से पूर्व की योजना हो गई, उसमें खर्चा लगेगा, और खर्चा लगेगा तो इसका मतलब वो क्या है, वो समन है। ठीक है, वो पहले से अक्षमता को हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया रिजर्व, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, एनडीआरआर, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई डायरेक्ट, तो इनकी फुल फॉर्म आपको बड़े ध्यान से याद करनी है भाई। देखो, 13वें वित्त आयोग ने आपदा पश्चात राहत सामग्री उपकरण की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु 250 करोड़ रुपए की राशि के साथ एनडीआरआर के गठन की अनुशंसा की। एनडीआरआर के गठन का उद्देश्य है ऐसी आपदाओं के पीड़ितों के कष्टों को कम करना है जिनकी तत्काल सहायता करने
करने में राज्य असमर्थ है। मान लो कि किसी राज्य में एक बहुत बड़ी आपदा आ जाती, मान लो कि जैसे अभी आपने देखा होगा बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी, तो उसमें क्या है, एक राज्य ऐसी आपदाओं में मान लो कि पीड़ितों की सहायता करने में अक्षम है, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर इस प्रकार की राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया रिजर्व यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, जो ये राहत सामग्री होगी, उपकरण करवाएंगे, ये चीजें वहां काम आती है। समझ में आ गया? यहां पर उद्देश्य भी दिया हुआ, इसकी फुल फॉर्म भी है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है भाई। चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आपदा प्रबंधन हेतु निधि जुटाने पर 14वां वित्त आयोग यानी 14th फाइनेंस कमीशन ऑन फंड मोबिलाइजेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कहा गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई परिकल्पना के अनुरूप वित्त आयोग द्वारा आपदा प्रबंधन निधियों के वित्त पोषण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं इस प्रकार है। इसने अनुशंसा की है कि राज्य आपदा राहत निधि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी एसडीआरएफ के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के 10% तक के भाग का उपयोग राज्य द्वारा ऐसी घटनाओं के लिए किया जा सकता है जिन्हें राज्य स्थानीय संदर्भ में आपदाएं मानते हो तथा जो गृह मंत्रालय की अधिसूचित आपदाओं की सूची में सम्मिलित न हो। मान लो कि गृह मंत्रालय ने क्या कर रखा है, कुछ आपदाओं को अधिसूचित कर रखा है, ठीक है, लेकिन राज्य में कोई ऐसी आपदा भी आ सकती है भाई जो उनमें क्या है, अधिसूचित नहीं है, और उसके लिए अगर फंड रिलीज करना है तो राज्य 10% यानी कि 10% के भाग का उपयोग कर सकता है। समझ में आगे भाई यहां पर। उसके बाद देखिएगा, चूंकि एनडीआरएफ का वित्त पोषण अभी तक पूर्णतः चयनित वस्तुओं पर उपकार करने का अधिरोपण करके किया जा रहा है, अतः इसने अनुशंसा की है कि सभी उपकरों और उद्धरणों के वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संविष्ट होने के पश्चात केंद्र सरकार को आपदा निधि के वित्त पोषण हेतु सुनिश्चित स्रोत निर्धारित करना चाहिए। 14वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन हेतु सभी राज्यों को 55,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुशंसा की है। यानी कि 14वां वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन बना है, इसने कितने करोड़ रुपए डिजास्टर जो हम कह सकते हैं डिजास्टर के लिए आवंटित करने की अनुशंसा की है राज्यों को, 55,000 करोड़ रुपए। समझ में आ गया भाई। तो ये थी वित्तीय व्यवस्थाएं। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 जो बना, उसकी जो परिकल्पनाएं थी वो जैसे जैसे काम करता, उसमें जो जो चीज़ें दी गई, जिस स्तर पर काम हो रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हम कह सकते हैं ढांचे के हिसाब से हो भाई, संस्थागत ढांचे के हिसाब से हो, या फिर वो किसी न किसी एक प्रकार से लेवल के हिसाब से हो कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, तो उसमें किस प्रकार से पैसे का यूटिलाइजेशन करना है, किसको कितना पैसा मिलेगा और किस प्रकार से सहायता होगी, वो सारा विवरण इन निधियों के माध्यम से दिया गया। निधि यानी फंड के माध्यम से, क्योंकि भाई कुछ भी कार्य हो, आपदाओं पर नियंत्रण करने के लिए अगर कोई भी राहत कार्य किया जाएगा तो उसमें पैसे की आवश्यकता है। तो उस वित्तीय व्यवस्था को किस प्रकार से कौन कौन दे सकता, वो सारी बातें हमने जान ली कि कैसे कौन कार्य करता है। चलो भाई, इसके बाद हम देखेंगे भाई, इसके बाद जो आज की हमारी थर्ड यूनिट है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आज की हमारी थर्ड यूनिट क्या है, इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो हम कह सकते हैं आपदा के न्यूनीकरण को लेकर जो भी विश्वव्यापी फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि भाई हम किस ढांचे पर काम करें, किन नीतियों पर काम करें, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने थी, उस विषय में आज हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भाई। अब देखिएगा, आपदा प्रबंधन कार्य नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय उपाय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न कार्य नीतियों और मार्गदर्शकों को प्रस्तुत किया गया। सन 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण 10 यानी कि IDNDR, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है भाई, क्या पूछी जा सकती है, IDNDR यानी कि ये क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं INDNDR। ठीक है भाई, IDNDR समझ में आ गया भाई यहां तक। अब आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म, और साथ में आपको पता होना चाहिए किस दशक को हम
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में मनाते हैं, तो ये वाला जो दशक है 1990 से लेकर 2000 वाला, इस दशक को हम किस में मनाते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में मनाते हैं। और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी भाई, ठीक है, यूएनओ ने हम कह सकते हैं एक प्रकार से की थी। तो चीजें क्लियर भाई, यहां तक समझ में आ गया। तो कुछ नीतियां हैं, उन नीतियों के विषय में हम जानेंगे भाई, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो सारे हम आज हम जान लेंगे भाई। एक सेकेंड रुकिएगा भाई। हेलो, हाँ ठीक है, कौन नहीं आई शायद तनखा, तो देख लूँगा। चलो भाई, घर से फ़ोन था तो सैलरी के विषय में पूछ रहे थे। चलो कोई नहीं, आपका इश्यू नहीं है। तो हम अभी यहाँ तक हमने समझ लिया भाई। अब हम देखते हैं भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लानिंग स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं कि रिडक्शन के लिए, जो हम कह सकते हैं डिजास्टर के रिडक्शन यानी आपदा के न्यूनीकरण के लिए जो जो प्लान तैयार किए गए हैं, वो कौन कौन से थे, जिनके विषय में हमें जानना जरूरी है भाई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रोल अदा करते। तो सबसे पहले हम किस विषय में जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे भाई किस विषय में? सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा याकोहामा रणनीति के विषय में। किस विषय में होगा भाई? याकोहामा रणनीति, ठीक है भाई। अब हम याकोहामा रणनीति भी कह सकते हैं इसको, हम याकोहामा एक प्रकार से क्या कह सकते हैं भाई, एक सम्मेलन भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। या फिर ये कह सकते हैं भाई, ये एक प्रकार का क्या था भाई, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हम इसको कह सकते हैं। तो याकोहामा जो ये रणनीति है, ये प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। अब न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि कम करने के लिए न्यूनीकरण की पहली बैठक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जो ये प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो ये बैठक हुई थी भाई 23 से 27 मई को, 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा। और याकोहामा कहाँ पड़ता है भाई? ये याकोहामा पड़ता है जापान में। तो यहाँ पर क्या हुई थी भाई? यहाँ पर ये बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या किया गया था? इस बैठक में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक को मनाने का जो निर्णय लिया गया था, उसमें क्या कहा गया भाई? इसमें यह माना गया कि हम उन जो एक दशक के दौरान जो भी आपदाएं घटित हुई हैं या उससे पहले जो आपदाएं घटित हुई हैं, उनके न्यूनीकरण यानी उनके रिडक्शन को, यानी उनको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, वो कुछ बिंदु यहां पर चिन्हित किए गए थे। उन्हीं के बारे में यहां पर चर्चा हुई थी। तो ये आप लोगों के सामने है भाई, ये सारी चीजें। तो पहली बैठक क्या थी? याकोहामा रणनीति। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पहली बैठक कब हुई, ठीक है। याकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण यानी इसको कम करने के लिए, ठीक है भाई। समझ में आ गया यहां तक? तो 23 से 27 मई 1994 को जापान के याकोहामा शहर में ये क्या हुई थी? बैठक हुई। इसी को याकोहामा रणनीति कहा गया। अब इसमें कुछ बिंदु थे जिनके ऊपर चर्चा की गई, या कह सकते हैं जो एक प्रकार से प्रस्ताव पारित किए गए, वो क्या क्या थे देखिएगा। पहला बिंदु क्या है? यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। सेकंड में क्या कहा गया? यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूबद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर आग्रतापूर्वक ध्यान देगा। थर्ड में कहा गया, जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर अक्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों का तथा स्थानीय समुदाय को संगठित किया जाना चाहिए। फोर्थ में कहा गया, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसके निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया जाएगा: मानव तथा संस्थागत अक्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण, प्रकीर्णन तथा
उपयोग और संसाधनों का संग्रह करना। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। ये 1999 से 2000 लिख रखा, लेकिन दशक क्या होता है, पूरे ईयर का होता है, तो ईयर के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 1991 लिख देंगे भाई। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1991 टू 2000। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से याकोहामा रणनीति या बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई थी सिवाय। तो आपको 3 इनमें से दे देगा और एक ऐसा बिंदु दे देगा जो इसमें चर्चा जिसकी हुई ही नहीं, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर क्या कह देंगे, निम्न में से प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए याकोहामा रणनीति में पारित प्रस्ताव है, 3 इसमें से दे देगा, 4th में लिख देगा उपरोक्त सभी, तो आप लोगों को ऑल ऑफ दीज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चों को क्या आदत होती है, उसको ना जैसे कहते हैं ना, घर में जब हलवा बनता है तो हलवे में कुछ कहा जी ताता ताता खाऊंगा, और घने के होया अगर भाई ताता ताता स्वाद भी लगे अगर है, ठीक है, लेकिन मुंह में छाले जरूर कर जाया अगर। तो ये है ना, ये जब तुमको इंटरेस्टिंग और थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाया जाता है ना, जिसमें मजा आता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुमको खत्म कर जाएगा, क्योंकि पेपर में वो कुछ नहीं आना। पेपर में टफ से टफ क्वेश्चन भी आएंगे, इजी से इजी प्रश्न भी आएंगे, तो आपको टफ भी पढ़ना पड़ेगा, इजी भी पढ़ना पड़ेगा। कदे तुम मुंह सोच दो भाई ताता ताता खा लूं और मेरी संतुष्टि हो जाएगी, यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ लूं मेरी संतुष्टि हो जाएगी और मेरा पेपर क्लियर। तो यहाँ पर परिणाम मायने रखता भाई, यहाँ पर परिणाम मायने रखता, यहाँ पर आपकी इच्छा या आपकी संतुष्टि मायने नहीं रखती। यहाँ पे आपको एग्जाम में परिणाम अच्छा लेके आना होगा, और वो तभी संभव है जब आप हर प्रकार से सक्षम होंगे। तो समझ में आ गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट अब देखेंगे भाई आपदा न्यूनीकरण के लिए इसके बाद हाय हागो संरचना जो है उसके बारे में पूछा जाता है, और ये 2005 में इस संरचना के बारे में यानी इस रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी 2005 में आई थी भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे हाय ओगो संरचना कब आई, 2005 में। देखो सन 2005 में कोबे हायओगो में आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें याकोहामा कार्यनीतियों में अंतर या दूरी की पहचान की गई। यानी कि इसमें क्या विषय पर चर्चा हुई, इसमें चर्चा हुई कि भाई जो याकोहामा रणनीति थी या जो बैठक थी जिसमें जो प्रस्ताव या कुछ बिंदु पारित किए गए थे उनमें क्या कमी रह गई हमारी तरफ से या उन बिंदुओं में, उसके ऊपर चर्चा की गई भाई। ठीक है भाई, अब देखिएगा यह आपदा न्यूनीकरण के लिए हायओगो ढांचे के रूप में प्रसिद्ध निर्णय माना जाता है। इसका आयोजन इस परिकल्पना पर आधारित था कि आपदाओं के समुचित प्रबंधन के लिए जो आवश्यकताएं हैं इसमें और अधिक व्यापकता का दृष्टिकोण निहित है। ठीक है, कार्य की हायओगो ढांचे और घोषणा में कार्य की परिणाम मूलक योजना या सन 2005 से 15 आगामी दशकों के लिए कार्यनीतियों की रचना की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कब से कब तक यानी पूरे एक दशक में जो हम कार्यनीति जो प्रयोग करने वाले हैं उसके ऊपर क्या की गई, चर्चा की गई भाई। और इसमें साफ तौर पर क्या कहा गया कि जो याकोहामा रणनीति थी उनमें जो कमियां रह गई हमें उनके ऊपर विचार करना है। और इसकी परिकल्पना क्या थी, आपदाओं के समुचित प्रबंधन के लिए जो आवश्यकताएं हैं इसमें और अधिक व्यापकता का दृष्टिकोण निहित है। तो ये क्या थी, इसकी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस थी, इनकी सोच थी इस रणनीति की या संरचना की। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए जिसमें निम्नलिखित घटनों को सम्मिलित किया गया है, इसमें कुछ घटकों को सम्मिलित किया गया वो हम अब पढ़ेंगे भाई, और ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। समझ में आ गया भाई। चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से घटक थे। तो सबसे पहले क्या बताया गया, देखो आपदा रोकथाम न्यूनीकरण तैयारी करना और संवेदनशीलता को कम करना। ठीक है, विषय पर सभी स्तरों पर बल देते हुए सतत विकास नीतियों, योजना और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम का पालन करने के लिए प्रभावी एकीकरण करना। तो ये इसमें पहला घटक था। उसके बाद सभी स्तरों सहित विशेषकर समुदाय स्तर पर संस्थानों और क्षमताओं को संगठित और सशक्त बनाना, ये इसमें दूसरा घटक था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को केंद्र में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता और विकास, जानकारी, ज्ञान, अक्षमताओं और सभी स्तरों पर आपदा जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक परस्परता व निर्भरता के संदर्भ में कार्य करते हुए इनको उन्नत करना है। ये इसमें तीसरा घटक था। तो इस प्रकार के घटक इसमें सम्मिलित किए गए। उसके बाद देखिए जेंडर परिप्रेक्ष्य
को सभी आपदा जोखिम प्रबंधन नीतियों, योजना और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। और इसी के साथ जो जोखिम प्रबंधन, पूर्व चेतावनी, सूचना प्रबंधन तथा शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधित है, उसको भी जेंडर विषय में जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है भाई। आपदा संभावित विकासशील देशों, विशेषकर कम से कम विकसित देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों, जो कि प्राय अत्यधिक अपनी अक्षमताओं को आपदाग्रस्त स्थिति से पुनः स्थिति प्राप्त करने में अपनी शक्ति लगाकर अनुक्रिया प्रदान करते हैं या उसमें राहत के कार्यों को निष्पादित करते हैं, उनको उच्च संवेदनशीलता और जोखिम स्तरों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये देखो कितने सारे घटक थे जो इसमें जिन पर चर्चा हुई भाई। इसके बाद देखेंगे आपदा से निपटने के लिए उपायों के पक्ष को निष्क्रिय बनाए रखने की भी आवश्यकता है, जिसमें अपने दिमाग में यह ध्यान रखना चाहिए कि राहत, आपदा प्रबंधन तथा पुनर्निर्माण के कार्य है। ठीक है। ये फोन वाले भी पता नहीं भाई क्लास के बीच में एक न टाइम पावा है कार्य है। ये आपदा पश्चात के चरण होते हैं जो इसके बाद किए जाते हैं। इसमें यह अवसर होता है कि जब लोगों की जीविका को फिर से निर्मित किया जाता है और योजना तथा भौतिक रूप से पुनः निर्माण किया जाता है तथा सामाजिक आर्थिक संरचना को इस तरह से तैयार किया जाता है जिसमें समुदाय फिर से स्थापित होता है और भविष्य के आपदा जोखिम की संवेदनशीलता को कम करता है। भाई सो का तोड़ यही है कि आपदाओं के जोखिम को हमें कम करना, उनके प्रभाव को कम करना है, वो इन नीतियों के अंदर शामिल है। ठीक है भाई। अब आगे देखें एकीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बहु खतरा दृष्टिकोण की नीतियों, योजना एवं कार्य योजना कार्यक्रमों को सतत विकास, राहत, पुनर्वास एवं आपदा पश्चात के समय में इन कारकों को संबंध किया जाना चाहिए तथा आपदा के बाद संभावित देशों में बाद की संघर्षपूर्ण स्थितियों के पुनर्स्थापित अनुक्रियाओं के साथ इन पर कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। UNISDR 2005 भाई। ठीक है भाई। तो 2005 यानी हाय ओगो संरचना समझ में आ गया भाई। इसमें ये घटक थे। उसके बाद देखिए यद्यपि हायोगो के ढांचे ने आपदा प्रबंधन को व्यवहार में लाने के लिए नए उपायों को उपलब्ध कराया, किंतु इसमें नवीनीकरण की कमी है। ऐसा लगता है कि जैसे पुराने अवतार में नया स्वरूप आ गया। रोकथाम, तैयारी करना, न्यूनीकरण और पुनरुत्थान के मुद्दों को बार बार सभी तीनों ढांचों में मुख्य सिद्धांत के रूप में स्थान दिया गया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, याकोहामा कार्यनीति तथा हायोगो ढांचे में दिखाई देता है। तथापि इन तीन ढांचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव के सीमा चिन्ह स्थापित किए गए हैं। आपदा मुक्त विश्व के निर्माण की दिशा में समर्थन अनुक्रिया के लिए विकासशील देशों को इनके अपनाने के लिए बल प्रदान किया गया, वही इन देशों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। तो ये था भाई हाय ओगो संरचना जो 2005 में आई, यानी 2005 से लेकर 15 के दशक के दौरान जिसको प्रयोग किया गया। अब उसके बाद देखेंगे भाई सेंधाई योजना यानी सेंधाई संरचना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपदा न्यूनीकरण को लेकर आपको पता है भारत ने भी अपनी पहली आपदा प्रबंधन योजना लॉन्च की है, वो सेंधाई फ्रेमवर्क पर ही आधारित है जो 2016 में लॉन्च की है। ठीक है भाई। अब देखते हैं ये सेंधाई फ्रेमवर्क क्या है। जून 2015 में, यानी कि 2015 में ये संरचना यानी योजना आ गई भाई। जून 2015 में सेंधाई जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र का तृतीय विश्व सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सेंधाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण संरचना को विधिवत अपनाया गया। यह सन 2015 के बाद विकास एजेंडा का प्रथम प्रमुख समझौता था। इसमें 4 कार्यात्मक प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य शामिल किए गए, यानी 4 तो इसमें प्राथमिकताएं शामिल की गई और 7 क्या थे? सतत विकास लक्ष्य। तो भाई ये सभी आपको ज्ञात होने चाहिए कि 4 प्राथमिकता कौन सी थी और 7 जो सतत विकास लक्ष्य कौन से थे जो सेंधाई संरचना में अपनाए गए। तो देखेंगे भाई सबसे पहले जो प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता क्या है? आपदा जोखिम को समझना, यानी कि आपको फर्स्ट प्राथमिकता क्या है? आपदा जोखिम को समझना होगा। आपदा जोखिम प्रबंधन संवेदनशीलता, अक्षमता, व्यक्तियों का प्रदर्शन तथा या सहयोग और संपत्तियां, विशिष्ट खतरे तथा पर्यावरण के सभी आयामों को आपदा जोखिम की एक समझ के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी या ज्ञान को जोखिम आकलन, रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी करना और अनुक्रिया प्रयोग के लिए किया जा सकता है। तो पहली जो प्राथमिकता थी वो क्या थी भाई? आपदा जोखिम को समझना।
पहली प्राथमिकता क्या थी? आपदा जोखिम को समझना। अब हम दूसरी प्राथमिकता देखेंगे। दूसरी प्राथमिकता क्या है भाई? दूसरी प्राथमिकता है आपदा जोखिम का प्रबंध करने के लिए आपदा जोखिम के शासन या संचालन को मजबूत करना। तो ये क्या थी? ये सेकंड क्या थी? प्राथमिकता थी। थर्ड प्राथमिकता क्या थी भाई? स्थिति स्थापन के लिए आपदा जोखिम कम करने में निवेश करना। तो ये क्या थी? ये तीसरी प्राथमिकता थी। अब इसकी जो डिटेल है वो साथ के साथ आप पढ़ते रहना भाई, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ें, क्योंकि इनको समझने में, इनके डिटेल से इनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये तीसरी प्राथमिकता थी भाई। ये कौन सी प्राथमिकता थी? ये थर्ड प्राथमिकता थी भाई। फोर्थ प्राथमिकता क्या थी? प्रभावी अनुक्रिया के लिए आपदा रोकथाम की तैयारी में वृद्धि करना और पुनरुत्थान, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर, ठीक है भाई, बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। ये क्या थी इसकी भाई करना? ये थी इसकी चौथी प्राथमिकता। ये क्या थी इसकी? फोर्थ प्राथमिकता। तो चार प्राथमिकताओं के बारे में हमने पढ़ लिया भाई। तो चारों को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। अब यहाँ पे देखो UNISDR 2015, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर S से क्या बन जाएगा? सेंधाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने। चलो भाई, अब जो इसके बाद हम देखेंगे भाई, सेंधाई जांचे द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों व 7 वैश्विक लक्ष्यों पर प्रकाश डालती है। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कितनी प्राथमिकताएं थी? 4। और लक्ष्य कितने थे भाई? सतत विकास लक्ष्य कितने थे? 7। तो सातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला क्या था? वैश्विक आपदा से होने वाली मृत्यु दर को सन 2000 तक वास्तविक 2030 तक वास्तविक रूप से कम करना तथा इसका उद्देश्य सन 2005 से 15 की अवधि की तुलना में सन 2020 से 30 के दशकों में वैश्विक मृत्यु दर 1 लाख प्रति औसत दर से कम करना। तो ये किसका था भाई? ये इसका पहला लक्ष्य था। पहला लक्ष्य क्या था भाई? 2030 तक वास्तविक रूप से हमें जो वैश्विक आपदा से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। और कितना कम करना है? ठीक है, जो 2005 से 15 की अवधि के दौरान जो मृत्यु हुई थी उसमें क्या करना है? 2020 से 30 के दौरान जो वैश्विक मृत्यु होगी आपदा के कारण, उसमें कितना अंतर होना चाहिए? 10,000 प्रति औसत दर से उसको कम करना है हमें। यानी कि इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर जो डेथ होगी वो इतनी कितनी होनी चाहिए? इतने प्रति औसत दर कम होनी चाहिए। उसके बाद सन 2030 तक वैश्विक प्रभावित लोगों की संख्या को वास्तविक रूप से कम करना और सन 2005 से 15 की अवधि की तुलना में सन 2020 से 30 के दशकों में प्रभावित लोगों की जनसंख्या को वैश्विक औसत दर से कम करने का लक्ष्य और उद्देश्य रखा गया। तो ये था इसका सेकंड लक्ष्य। अब इसका थर्ड लक्ष्य क्या है? सन 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आपदा आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से कम करना। फोर्थ क्या हो गया? सन 2030 तक संकटपूर्ण संरचना और मूल सेवाओं की बाधाओं की आपदा स्थितियों को वास्तविक रूप से कम करना और जिसमें स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं के साथ उनके पुनरुत्थान के व्यय को कम करने का लक्ष्य और उद्देश्य है। फिर क्या है? सन 2020 तक राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने के साथ देशों की संख्या में वास्तविक रूप से वृद्धि करना। ठीक है भाई, तो ये तो अभी जा चुका है भाई। सन 2030 तक वर्तमान योजना के कार्यान्वयन के लिए समुचित तथा राष्ट्रीय कार्यों में उनकी अनुपूरकता व सतत सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वास्तविक करने का लक्ष्य रखा गया भाई। तो ये था छठा लक्ष्य। और सातवां लक्ष्य क्या था? सन 2030 तक बहु खतरों की पूर्व चेतावनी व्यवस्था और आपदा जोखिम की सूचना तथा लोगों के आकलन की उपलब्धता की तथा पहुंच में वास्तविक वृद्धि करना। तो ये सारी क्या थी भाई? आपदाएं थी। ठीक है भाई, यानी कि ये लक्ष्य थे। तो भाई सो का तोड़ वही निकल के आता है कि ये प्लानिंग्स हैं या एक प्रकार से स्ट्रेटजी है, नीतियां हैं, संरचना है, जिसका मुख्य काम क्या है? आपदा यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा के जोखिम को कम से कम करना। यानी कि जो आपदाएं आती जिसमें जान माल की हानि क्या हो, कम हो, उसके लिए हम जितनी प्लानिंग कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लानिंग है वो इसके अंदर हमने डिस्कस की है। तो भाई ये थी हमारी यूनिट 3, ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब उसके बाद कुछ भारत में औद्योगिक आपदाएं हैं जो हो सकता, मुझे लगा एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में बता देता हूँ। भारत में या विश्व में कुछ मुख्यतः जो
औद्योगिक आपदाएं थी, वैसे मैन मेड डिजास्टर में आएगी, ये मैं उसमें नहीं करवाया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सोचा इनकी डेट पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये मैं करवा देता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई, आपको पता है, ठीक है। चासनाला खान दुर्घटना 1975 में, जयपुर ऑयल डिपो अपी कांड 2009 में, कोरबा में चिमनी का गिरना 2009, मायापुरी रेडियोलॉजिकल दुर्घटना 2010, बॉम्बे डॉक्स विस्फोट 1944, ऊंचाहार में एनटीपीसी के बॉयलर में विस्फोट 2017। तो ये भारत में कुछ औद्योगिक आपदाएं ये मैन मेड डिजास्टर में आएगी भाई, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता भाई एक हिरोशिमा और नागासाकी के विषय में भाई। यहाँ पर भी आपको पता है अमेरिका वायुसेना ने जापान के 2 शहर थे वहाँ पर परमाणु बम गिराया था, तो वो पूछा जाता है। देखो हिरोशिमा पर और नागासाकी शहर पर गिराया गया, ये जापान के शहर थे। हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर, ठीक है भाई। इसको नाम दिया गया लिटिल बॉय, इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा पर पूछ ले तो हिरोशिमा पर कब गिराया गया? हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया इसको लिटिल बॉय। क्या नाम दिया गया? लिटिल बॉय, ठीक है भाई। और नागासाकी पर कब गिराया गया? नागासाकी, ये दोनों जापान के शहर है, इस पर गिराया गया ठीक इसके 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 1945 को। और इसको नाम क्या दिया गया? फैटमैन। इसको नाम क्या दिया गया? फैटमैन भाई। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गया भाई? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये आप लोगों के सामने भाई एक ये प्रश्न यहाँ से बनता है भाई। देखो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों का संबंध यहाँ से दर्शा रखा, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये थी भाई हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट। 3 यूनिट में कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट हमने कवर कर ली है। आशा करता हूं इससे अलग अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा है, वरना कम से कम ये चीजें तो आपको जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो आपको हमारे कोर्स में भी मिल जाएंगे या इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का लगभग अब कवर हो चुका है। इसके बाद जो पार्ट बन जाता है, अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के विषय में, यानी ईवीएस के बारे में। ईवीएस में मैं मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ, जैसे इन्वायरमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज या क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा दी है। अब मैं आपको थ्योरेटिकल भी करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, तो वो हमारी सीरीज बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की कंप्लीट सीरीज थी भाई, आपको कैसी लगी? और अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई एग्जाम बोर्ड ऐप को डाउनलोड करना है और साथ के साथ हमारे साथ जुड़े रहना भाई। हमारा ये नंबर रहेगा, आप सभी को हम फिर से बता देते हैं भाई, ये नंबर रहेगा 88 038 28,000, ठीक है भाई, 88 038 28,000। इसके साथ साथ आप सभी को मैं बता देता हूं भाई, ये नंबर रहेगा। किसी को भी बैच चाहिए तो वो एग्ज़ाम बोर्ड ऐप पर मिल जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का बैच चाहिए एग्ज़ाम बोर्ड ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है भाई। चाहे हरियाणा जीके का चाहिए, चाहे ग्रुप डी का चाहिए, ग्रुप सी का चाहिए, आपको एग्ज़ाम बोर्ड ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेना और कोई भी इंक्वायरी चाहिए इस नंबर पर कॉल कर लेना। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता देता हूँ, हरियाणा जीके की एक पुस्तक आती है 360 डिग्री, आपने देख भी लिया होगा भाई, हरियाणा शस्त्र 360 डिग्री। टीजीटी के अंदर भी मोस्टली सारे क्वेश्चन उसी बुक में से और भाई लगभग आते हैं, क्योंकि कंटेंट वाइज उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। आप एक बार रिव्यू जरूर लीजिएगा मार्केट से, और जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं तो ये कहता हूँ उसको पढ़ के जाइएगा, किताब में से वो रीड कीजिएगा टॉपिक। अगर आपको ये लगे कि जितना आपने पढ़ा है किताब में उससे ज़्यादा दिया है तो पुस्तक खरीदिएगा, वरना मत खरीदिएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे बहुत जल्द। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर, ठीक है भाई। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सभी विद्यार्थी इसको जरूर
सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को दबा लेना इस यूट्यूब चैनल की भी, और उसके भी घंटी को ज़रूर दबा देना भाई। तो आपको हमारे द्वारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पूरी तीनों यूनिट कवर करवा दी गई वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अजय भार्गव फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और भाई आज की अपनी राम राम भाई, क्लास ख़त्म। पढ़ लेना भाई अच्छे से अब।